दोस्तों, दाऊद इब्राहिम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता था अगर दाऊद इब्राहिम को कोई भी बॉलीवुड की अभिनेत्री अगर उसे पसंद आ जाती थी तो उसे पाने के लिए वह तड़प जाता था। फिर वह चाहे दुबई हो, वह चाहे सात समुंदर पार हो, उसे अपने पास बुला ही लेता था। अगर कोई भी अभिनेत्री उसके पास आने से मना कर देती थी तो उस दाऊद इब्राहिम उसका कैरियर जो है खराब कर देता था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ माधुरी दीक्षित के साथ। सन 1990 में जब श्रीदेवी की जब कैरियर खत्म हो रहा था तो 1990 में माधुरी दीक्षित की जो फिल्मी कैरियर थे वहीं से वह शुरुआत हो रही थी। और दोस्तों, 1990 में जो माधुरी दीक्षित होती थी वह धक धक गर्ल के नाम से जाने जाती थी। और दोस्तों, 1990 में बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा जवान हर कोई शख्स जो है इनका फैन हो चुका था। दोस्तों, फिर वक्त एक ऐसा आया जब दाऊद इब्राहिम की नज़र माधुरी दीक्षित पर पड़ जाती है। और दोस्तों, जब दाऊद इब्राहिम की नज़र जब माधुरी दीक्षित पर पड़ती है तो माधुरी दीक्षित को अपने पास बुलाने के लिए इतना मजबूर कर देता है कि माधुरी दीक्षित भी उसके पास आने से मना नहीं कर पाती हैं। और दोस्तों, अक्सर कहा जाता है जो बॉलीवुड की सभी अभिनेत्रियाँ करते चली आ रही हैं वही बात माधुरी दीक्षित को भी दाऊद इब्राहिम के साथ करना पड़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि दाऊद इब्राहिम और माधुरी दीक्षित के बीच ऐसा क्या हो गया कि जो माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड को छोड़कर एक बूढ़े डॉक्टर से शादी करनी पड़ी। दोस्तों, आखिरकार दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड के साथ इतना गहरा रिश्ता कैसे हो सकता है? वीडियो के जानने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आपको सारी कहानी जो है वह समझ में आएगी। दोस्तों, फिल्म जगत में धक धक गर्ल के नाम से पहचान बनाने वाली माधुरी दीक्षित को भला आज कौन नहीं जानता होगा। दोस्तों, देश विदेश से लेकर जो इनके फैंस होते थे इनके प्यार में इस कदर पागल थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो माधुरी दीक्षित होती थी इनकी जो फिल्मी कैरियर थी कुछ खास जो है अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत में इनकी फिल्में फ्लॉप होने के बाद जो है ये पूरी सदमे में चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये होती है जब ये सदमे में चली जाती हैं तो यह वापस फिल्म जगत से लौटकर अपनी पढ़ाई पर वह पूरा फोकस ध्यान देने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह होती है जब माधुरी दीक्षित जब अपनी पढ़ाई कर रही होती हैं तो उसी समय उन्हें फिल्म के जो ऑफर होते हैं आने लगती हैं। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह होती है कि 15-16 साल की उम्र में उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका जो है वह मिलने लगता है। दोस्तों, उस समय माधुरी दीक्षित जो होती हैं वह जो है इंटर की पढ़ाई जो है वह परीक्षा देकर वह खाली घर पर बैठी हुई थी। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह होती है जो माधुरी दीक्षित होती हैं उनका जो जन्म हुआ था मुंबई के मराठी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह होती है जो माधुरी दीक्षित थी इनके परिवार को और इनको कोई दूर दूर तक जानता नहीं था। लेकिन फिर भी इन्हें फिल्मों में ऑफर मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये इंटर की परीक्षाएं दी थी। इंटर की परीक्षाएं देने के बाद यह घर पर खाली पड़ी थी। जब इन्हें फिल्मों में काम के लिए ऑफर मिलता है तो इनकी जो सबसे पहली फिल्म थी उस सबसे पहली फिल्म का नाम होता है अबोध। दोस्तों, हिंदी फिल्म अबोध में काम करने के लिए जैसे ही इन्हें मौका मिलता है लेकिन जो इनके पिताजी होते हैं जो इनके पिता थे माधुरी दीक्षित का, तो इनके पिता का जो नाम था शंकर दीक्षित। शंकर दीक्षित जो है इन फिल्मों में अबोध में काम करने के लिए वह मना कर देते हैं। वह कहते थे कि बॉलीवुड में जो लड़कियां होती हैं उनके साथ काफ़ी गलत बर्ताव किया जाता है। हम नहीं चाहते हमारी बेटी के साथ ऐसा गलत बर्ताव किया जाए। लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं, जो स्क्रीन ट्रस्ट होते हैं, जो मेकर होते हैं, वह समझाते हैं कि सर ऐसा जी कोई भी आपकी बेटी के साथ नहीं होगा। जो है हम लोग पहले स्क्रीन टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपकी बेटी के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, किसी तरह जो है इनके पिता को मनाया जाता है। मनाने के बाद जो इनके पिता होते हैं वह फिल्मों में काम करने के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद जो माधुरी दीक्षित होती हैं इसके बाद वह स्क्रीन टेस्ट देने के लिए वह जो है फिल्मों में चली जाती हैं। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जैसी ही वह स्क्रीन टेस्ट देती हैं तो स्क्रीन टेस्ट में फिल्मों में वह सफल हो जाती हैं। और दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह होती है कि पहले ही फिल्म में ऑफर मिला और पहले ही स्क्रीन टेस्ट में सफल हो जाती हैं। यह कहीं न कहीं माधुरी दीक्षित के लिए अपने आप में एक गौरवपूर्ण महत्व करता है। दोस्तों, इसके बाद जो उनकी सबसे पहली फिल्म थी अबोध, जो फिल्म बनी इसके बाद जो फिल्म 1989 में रिलीज हुई। लेकिन 1989 में रिलीज होने के बाद जो इनकी अबोध फिल्म थी काफ़ी हिट नहीं थी, वह काफ़ी फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों, फिल्म फ्लॉप होने के बाद कहीं न कहीं फिल्म जगत में इनका नाम आज भी जो है उजागर हुआ है। दोस्तों, इसके बाद अबोध फिल्म की शूटिंग करने के बाद माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड में ऐसा सिक्का जमाया कि आज इनके मुकाबले कोई भी धक धक गर्ल के नाम से नहीं बन पाया। दोस्तों, माधुरी दीक्षित
फिल्म जगत में भले ही अपने कैरियर और अपने मेहनत के दम पर आई थी, लेकिन फिल्म जगत में कहीं न कहीं इनका धक-धक गल नाम बनाने के पीछे सुभाष घई का भी नाम था। दोस्तों, उन्हें फ़िल्मों में काम करने का जो मौका था वो सुभाष घई दिए थे और फ़िल्म जगत में अपनी धक-धक की नाम पहचान बनाने वाली ये माधुरी दीक्षित जो है, इन्हें इनका जो हुनर होता है, जो इनकी पहचान होती है, वह सुभाष घई पहचान गए थे और पहचान जाने के बाद इन्हें जो है अपनी फ़िल्मों में काम करने का मौका दे। इसके बाद दोस्तों, इनकी जो एक दूसरी फ़िल्म होती है, उस फ़िल्म का नाम था राम लखन। राम लखन में जो है फ़िल्म करने का जैसे ही इन्हें मौका दिया जाता है, तो उस फ़िल्म में जो स्टार कास्ट होते हैं, उसमें जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और डिम्पल कपाड़िया भी होती हैं। दोस्तों, जैसी इस फ़िल्म की शूटिंग होती है, शूटिंग होने के बाद जैसे ही पिक्चर रिलीज़ किया जाता है, तो एकदम ये जो फ़िल्म होती है सुपर हिट बन जाती है। इसके बाद जो माधुरी दीक्षित होती हैं, बतौर बॉलीवुड में धक धक गर्ल के नाम से अपनी पहचान बना लेती हैं। दोस्तों, इसके बाद जो इनकी पहली जो उसके बाद जो दोस्तों इसके बाद इनकी जो तेजाब मूवी होती है, दोस्तों इसके बाद जो उनकी तेजाब मूवी थी, वह काफ़ी सुपरहिट पहले से ही हो चुकी थी। तेजाब मूवी में काम करने के बाद जो माधुरी दीक्षित थी, यह काफ़ी बॉलीवुड में अपनी जान-पहचान बना लिए थी। हर जगह जो है इन्हें फ़िल्मों में साइन करने का मौका मिलता था और हर जगह में यह जो है अपनी फ़िल्म की जो है हर जगह शूटिंग करती थी, यह काफ़ी व्यस्त होती थी। ऐसा मानो कि जो सारी फ़िल्में होती थी, वह सीधा-सीधा माधुरी दीक्षित के पास ही आ जाती थी। दोस्तों, इसके बाद उनकी सबसे सुपरहिट फ़िल्म हुई थी, वह तेजाब हुई थी। और तेजाब के जो डायरेक्टर थे एन चंद्रयान थे। एन चंद्रयान ने बताया कि जो माधुरी दीक्षित थी वह काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस थी, मुझे देखने में अच्छी लगती थी और इनकी अनिल कपूर के साथ जो जोड़ियाँ थी काफ़ी अच्छी लगती थी। इसीलिए मैंने इनको तेजाब फ़िल्म में लिया और जो इन्होंने हमारी फ़िल्मों में काम किया, यह फ़िल्म काफ़ी सुपरहिट बन गई। दोस्तों, यही वक़्त होता है जब दाऊद इब्राहिम ने माधुरी दीक्षित को काली नज़र से देखा। जब काली नज़र से माधुरी दीक्षित को दाऊद इब्राहिम ने देखा, तो उसने अपने मोबाइल से फ़ोन लगाकर माधुरी दीक्षित को अपने दुबई के हवाई अड्डे पर आने को कहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह होती है कि उस समय जो माधुरी दीक्षित होती हैं, वह बॉलीवुड में अपनी फ़िल्मों में आग लगा रही होती हैं। अपनी सफलता के पीछे की नशा में कुछ इस कदर से पागल थी कि वह दाऊद इब्राहिम को उसके अड्डे पर जाने से मना कर देती हैं। दोस्तों, जो दाऊद इब्राहिम होता है उसको गुस्सा आ जाता है कि एक नई नवेली एक्ट्रेस जो होती है मेरे अड्डे पर कैसे मना कर देती है। दोस्तों, 1990 में दाऊद इब्राहिम जो है एक भारत का उभरता हुआ डॉन बन गया था और यह ड्रग सप्लाई करता था और ड्रग सप्लाई करने के पीछे जो है कहीं न कहीं जो है बॉलीवुड का सहारा लेता था। दोस्तों, ऐसा कोई शख्स नहीं था जो दाऊद इब्राहिम को किसी भी बात के लिए ना कह दे और दोस्तों अगर कोई भी दाऊद इब्राहिम को बात से ना करता था तो वह उसे उसका करियर जो है सदा-सदा के लिए ख़त्म करवा देता था और उसे हमेशा-हमेशा के लिए जान से मरवा कर इस दुनिया से उसे अलविदा कह देता था। और दोस्तों, जो उस समय जो धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित होती हैं, उन्हें नहीं पता था कि जो बॉलीवुड में जो दबदबा है, वो दाऊद इब्राहिम का है। दाऊद इब्राहिम के बारे में वो नहीं जानती थी, इसलिए दाऊद इब्राहिम को अड्डे पर जाने से वह मना कर देती हैं। दोस्तों, जैसे ही उस दाऊद इब्राहिम के अड्डे पर वह जाने से मना कर देती थी, तो उनकी जो नैया थी वह डूबती हुई कुछ नज़र आ रही होती है। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि जो दाऊद इब्राहिम था, बॉलीवुड के जितने भी निर्माता, निर्देशक, हीरो, हीरोइन, एक्ट्रेस, मेकर जितने भी थे, सभी को वह फ़िल्मों में माधुरी दीक्षित को काम देने से वह मना कर देता है। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये होती है जब भी माधुरी दीक्षित को फ़िल्मों में काम करने के ऑफ़र जो मिला हुआ था, उन्हें फ़िल्मों से निकाला जा रहा था और जितने भी एक्टर थे, जितने भी डायरेक्टर थे, वह फ़िल्मों में काम करने से उन्हें मना कर रहे होते हैं। और जितने भी फ़िल्म मेकर थे वो लोग भी फ़िल्मों में उन्हें आने से सख्त मना कर रहे थे कि आप हमारी फ़िल्मों में काम नहीं कर सकती हो, आप जो है बहुत ए एक्ट्रेस हो, वो एक्टर तमाम प्रकार के उन पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। और दोस्तों, हर एक्ट्रेस को और दोस्तों हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर निर्देशक को मालूम था कि माधुरी दीक्षित काफ़ी अच्छी हीरोइन हैं, इस समय बॉलीवुड में आग लगा रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि अगर कोई भी डायरेक्टर, कोई भी निर्माता, निर्देशक अगर हिंदी फ़िल्मों में माधुरी दीक्षित को काम देने के लिए वह अगर काम देता था, तो उसका अंजाम उसे पता था कि मुझे इस दुनिया से अलविदा कह देना है, इसीलिए जो है इसका अंजाम बुरा हो सकता है, इसलिए वह जो है हिंदी फ़िल्मों में माधुरी दीक्षित को काम देने से मना कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद माधुरी दीक्षित को पता चल जाता है कि दाऊद इब्राहिम ही मुझे हिंदी फ़िल्मों में काम करने से मना कर रहा होता है, तो इसके बाद माधुरी दीक्षित मजबूर होकर दाऊद इब्राहिम के पास फ़ोन लगाती हैं। जब दाऊद इब्राहिम के पास फ़ोन लगाती हैं, तो जैसे ही दाऊद इब्राहिम कुछ मीटिंग में व्यस्त था, जैसे ही वो मीटिंग से फिर वह खाली होता है, तो वह
जब अपनी मोबाइल को ऑन करता है तो देखता है उसमें माधुरी दीक्षित की जो है एक एक्ट्रेस की फ़ोन आई हुई थी। जैसे ही वह फ़ोन लगाता है, उसके बाद माधुरी दीक्षित उठाती हैं और माधुरी दीक्षित फ़ोन उठाने के बाद दाऊद इब्राहिम की हर बात को मानने के लिए वह हाँ कर देती हैं। दोस्तों, इसके बाद सोचने वाली बात ये होती है, जो दाऊद इब्राहिम था वह अपने घर पर एक छोटी-सी पार्टी रखा हुआ था दुबई में। इसके बाद वहाँ पर माधुरी दीक्षित और तमाम जो एक्टर्स, हीरोइनियाँ, जो निर्माता निर्देशक होते हैं, उसके पार्टी में जाते हैं और माधुरी दीक्षित भी उस पार्टी में सम्मिलित होने के लिए हाँ कही थी और वहाँ पर उस समय जो है उसके दिए गए वक्त पर वह पहुँच जाती हैं। जैसे ही उसके दिए गए वक्त पर पहुँच जाती हैं तो वह उस पार्टी में केक कटता है। जो दाऊद इब्राहिम होता है माधुरी दीक्षित को केक खिलाता है और माधुरी दीक्षित भी उसको केक खिलाती हैं। इसके बाद दाऊद के कहने पर माधुरी दीक्षित जो ठुमके लगाती हैं और राम लखन में जो गाने का परफॉर्मेंस होता है, जो एक दो गाना था, सपनों के सजन मेरे राम लखन, इस गाने पर माधुरी दीक्षित ने लगातार 2-3 ठुमके लगाए। इससे जो दाऊद इब्राहिम था वह काफ़ी प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जब वह पार्टी ख़त्म होती है तो जो दाऊद इब्राहिम होता है सभी को बाहर कर दिया जाता है और जो माधुरी दीक्षित होती हैं उसके साथ एक रात बिताती हैं और उसके साथ रात बिताने के बाद जैसे ही वह दुबई से बॉलीवुड में पहुंचती हैं, फिर बॉलीवुड फिल्म जगत में उसे काम करने के लिए मौका मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, देखते ही देखते फिर उन्हें फिल्मों में ऑफ़र मिलने लगते हैं। फिर उन्हें जिस फ़िल्म से निकाला जा रहा था फिर उस फ़िल्म में लिया जा रहा था। कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो दोस्तों बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का दबदबा था। जैसे ही वो उस बॉलीवुड में फ़िल्मों में काम करने लगती हैं, तो बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित इस तरह आग लगा देती हैं कि उनके आगे पीछे कोई भी चल नहीं पाता था। और दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि जब एक बार माधुरी दीक्षित उसके अड्डे पर चली जाती थी, तो दाऊद इब्राहिम उन्हें बार-बार दुबई बुलाता था और बार-बार उनसे एक रात बिताने के लिए कई रातें जो है उनके साथ बिताता था। दोस्तों, इस कदर जो है जो माधुरी दीक्षित थी वह परेशान हो जाती थी कि मुझे बार-बार ये हमारे साथ अवैध संबंध बना रहा है, मुझे बार-बार ये परेशान कर रहा है, मुझे कई रातों तक अपने साथ ये बिता रहा है, मुझे घुमा रहा है, हमारे साथ नाजायज़ संबंध रख रहा है। इसलिए जो माधुरी दीक्षित होती हैं, दाऊद इब्राहिम से परेशान होकर बॉलीवुड को छोड़कर इसलिए ये डॉक्टर श्री राम माधव बहनी से वह शादी कर लेती हैं और बॉलीवुड से सदा-सदा के लिए वह अलविदा कह देती हैं। दोस्तों, माधुरी दीक्षित वाक़ई में वह परेशान थी, वाक़ई में मजबूर थी। आखिर वह परेशान थी, आखिर क्या कर सकती हैं? और दोस्तों, अक्सर किसी महिला को बार-बार दुबई जाना हो, रात-रात कहीं बिताना हो, तो उन्हें जो है कुछ सामाजिक जो है प्रताड़ना मिलता था, इसलिए वह जो है परेशान हो गई थी, इसलिए वह जो है उससे दाऊद इब्राहिम से वो अपना जो किनारा था वह अलग कर लीं। दोस्तों, माधुरी दीक्षित को पता था कि जो कई एक्ट्रेस होती थीं, वह जो है बॉलीवुड की जो हीरोइनियाँ होती थी, उसके दरबार में हमेशा जो है पहुँचती थी। वह कई हीरोइनियों के साथ वह रातें गुज़ारता था और दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि बॉलीवुड में जितने भी फ़िल्में बनते थे, दाऊद इब्राहिम के काले पैसों से बनती थीं। वह ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में वह कन्वर्ट करता था और वहीं से बैठे-बैठे बॉलीवुड के जितने भी कलाकार थे, जितने भी प्रोड्यूसर थे, जितने भी निर्माता थे, जितने भी निर्देशक थे, वह सभी को वह हैंडल करता था और अपनी ड्रग्स को इस तरह वह इतना बढ़ा-चढ़ा दिया था कि वह भारत का उस समय 1990-1980 में वह उभरता हुआ डॉन बन गया था। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि जो कई हॉट एक्ट्रेस होती हैं जिनका नाम जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम तेरी गंगा में मंदाकिनी और ममता कुलकर्णी मुझको राणा जी माफ़ करना, करण अर्जुन में जिन्होंने ठुमका लगाया था, कई हीरोइनियों को यह अपने साथ जो रातें बिता चुका है और कई हीरोइनियों को यह ज़िंदगी जो है बॉलीवुड से कैरियर जो है ख़त्म करवा दिया है। दोस्तों, माधुरी दीक्षित ने कहीं-कहीं जो है इससे किनारा कर लिया था। इसी वजह से जो है माधुरी दीक्षित जो है अपने आप को यहाँ से बॉलीवुड से अलविदा कह दिया था। दोस्तों, जो दाऊद इब्राहिम है किसी भी एक्ट्रेस को प्यार करने के पीछे वह इस कदर से पागल था कि उसके पीछे प्यार में कुछ भी कर गुज़रने को तैयार था। चाहे मंदाकिनी हो, चाहे ममता कुलकर्णी हो, चाहे माधुरी दीक्षित हों, चाहे श्रीदेवी हों, वह हर किसी भी ऐसा बॉलीवुड का कोई एक्ट्रेस नहीं हो जिसके साथ वह रात नहीं गुज़ारा हो। दोस्तों, एक्ट्रेस के पीछे वह इतना पैसा जैसे पानी की तरह बहाता था कि सोचने वाली बात ही नहीं थी। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम की कहानी सुनकर और माधुरी दीक्षित की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।